आज हम करेंगे एचएसएससी साइंस पीवाईक्यू का भाग नंबर 2। भाग 1 पहले कर चुके हैं हम। भोजन पकाने के पात्र के रूप में उपयोग लेने के लिए किसी धातु के लिए निम्न में से कौन सा मानदंड उपयुक्त है? तो इसका आंसर है अधिक ऊष्मा चालकता। अधिक ऊष्मा चालकता। सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया से पृथ्वी पर पहुंचता है? तो ये पहुंचता है विकिरण से। सूर्य से पृथ्वी के वायुमंडल तक नितांत निर्वात है, जहाँ कुछ भी उपस्थित नहीं है, इसलिए चालन व संवहन विधि संभव नहीं है। तो विकिरण द्वारा ही सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। क्रायोजेनिक्स का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है बहुत ही निम्न तापमान का अध्ययन। बहुत निम्न ताप का अध्ययन क्रायोजेनिक्स कहलाता है। ऊष्मा परिवर्तन को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है? तो वो है कैलोरीमीटर। ऊष्मा को कैलोरीमीटर में मापा जाता है। विकिरण तापमापी एक साधन है जो क्या माप सकता है? तो ये माप सकता है अति उच्च तापमान को। विकिरण तापमापी को पायरोमीटर भी कहा जाता है, जो बहुत ऊंचे ताप को मापता है। एक धातु की प्लेट में एक छेद किया जाता है और बाद में प्लेट को तपाया जाता है, तो छेद के आकार में क्या परिवर्तन होगा? तो गर्म करने पर छेद का आकार बढ़ जाएगा। साफ रात्रि के तापमान में नमी अधिक हो सकती है, किंतु किसी मेघाच्छादित रात्रि को तापमान में नमी काफ़ी कम होती है। तो इस अंतर का कारण क्या है? क्योंकि साफ आकाश पृथ्वी से विकिरण ऊर्जा का सरलता से पलायन होने देता है। भट्टी के सामने खड़े हुए आदमी को ज़्यादातर ऊष्मा किस प्रक्रिया से मिलती है? तो इस क्वेश्चन में डाउट है, इसके दोनों आंसर दिए हुए हैं, विकिरण भी और संवहन भी। यदि हम धातु के एक सरिये के सिरे को गर्म करते हैं, ऊष्मा स्थानांतरण की यह कौन सी प्रक्रिया है? तो यह है चालन। माध्यम के कणों द्वारा बिना वास्तविक गति किए ऊष्मा का संचरण चालन कहलाता है। कैलोरी किसका मात्रक है? कैलोरी मात्रक है ऊष्मा का और दाब का मात्रक है पास्कल। शरीर में उत्पन्न ऊर्जा को ऊष्मा की किस इकाई में मापा जाता है? तो इसको मापा जाता है किलो कैलोरी में। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्राश्रव्य तरंग। प्राश्रव्य। फेदोमीटर का उपयोग क्या मापने में होता है? तो फेदोमीटर का उपयोग होता है समुद्र की गहराई मापने में, भूकंप मापने में सिस्मोमीटर, वर्षा मापने में रेन गेज या ओडोमीटर। विज्ञान की उस शाखा का नाम बताओ जो ध्वनि या ध्वनि तरंगों का अध्ययन करती है। तो ये कहलाता है अकाउटिक्स। अकाउटिक्स ध्वनि का अध्ययन कहलाता है। ध्वनि तीव्रतम गति करती है, तो ये करती है स्टील में। स्टील में ध्वनि की चाल 5960 मीटर पर सेकंड, जल में 1531 मीटर पर सेकंड और वायु में 346 मीटर पर सेकंड होती है। तो सबसे अधिक होती है स्टील में। स्त्री वाणी और पुरुष वाणी को पहचानने में ध्वनि की विशेषता को कहते हैं। तो उसको पहचाना जाता है स्वर, पिच या तारतव द्वारा। सोनोग्राफी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है अल्ट्रासाउंड इमेजिंग। निम्न में कौन सी ध्वनि तरंगों को मानव कर्ण के द्वारा श्रवण किया जा सकता है, यानी मानव द्वारा सुना जा सकता है? तो वो है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की। बहुत उच्च आवृत्ति की तरंगदैर्घ्य होती है, यानी आवृत्ति अधिक होगी तो तरंगदैर्घ्य क्या होगी? छोटी। जितनी ऊंची आवृत्ति होगी तरंगदैर्घ्य उतनी छोटी होगी। श्रोडिंजर तरंग समीकरण में तरंग प्रकार्य V क्या प्रदर्शित करता है? तो V प्रदर्शित करता है तरंग का वेग। शोर और संगीत में किसका अंतर होता है? तो शोर और संगीत में स्वर का अंतर होता है। निम्न में किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है? तो ये होती है गामा किरणों की। रेडार बंदूक किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो रेडार बंदूक डोपलर प्रभाव पर कार्य करती है। एक्स किरणों की खोज किसके द्वारा हुई थी? तो ये की थी रोंटगन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, रेडियोधर्मिता की खोज बैक्वेरेल।
ध्वनि किस माध्यम में संचालित नहीं हो सकती? शून्य यानी निर्वात में ध्वनि संचालित नहीं हो सकती। आयनीकरण विकिरण जो प्रकृति में विद्युत चुंबकीय हैं, तो ये हैं एक्स किरणें।